नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार लेकर के आया हूँ आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार और प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एसरेशन एंड रीजन, अभिकथन और कारण। तो मेरे भाई बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी आपको एसरेशन एंड रीजन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो सबसे पहला काम आपके पास होना चाहिए क्या? सबसे पहला काम आपके पास ये होना चाहिए कि आपको इन चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट करना है। डेली रूटीन लाइफ में आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं से संबंधित इसके अंदर सवाल होते हैं, ठीक है? या फिर आपने अब तक जो 9वीं 10वीं 11वीं तक 9वीं 10वीं तक साइंस जो पढ़ी है, उस साइंस से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो सारी चीज़ें आपके जान-पहचान की हैं, आपकी देखी हुई हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो और तर्क-वितर्क करके सोच समझ के आप अपना सही जवाब दे सकते हो, ठीक है? आपके पास इसमें एक कथन होगा और दूसरा उसका कारण होगा। तो आपके पास जवाब होगा देने के लिए कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। दूसरा होगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा जवाब हो सकता है कि कथन सही है, कारण गलत है। दूसरा चौथा हो सकता है कि कथन गलत, कारण सही। और पांचवा हो सकता है कि आपके पास ना तो कथन सही है, ना ही कारण सही है। आपको जवाब देने के लिए आपकी डेली रूटीन लाइफ को यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा। कोई कंसेप्ट इसके अंदर फॉलो नहीं करेगा, ना ही कोई लॉजिक इसके अंदर फॉलो करेगा। जो भी आंसर देने का तरीका होगा केवल और केवल आपकी डेली रूटीन लाइफ के अकॉर्डिंग ही आपको इसके आंसर देने हैं। देखो मेरे भाई, कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई कंसेप्ट नहीं होगा। मैं बार-बार आपसे यही बात कह रहा हूँ, बस सिर्फ डेली रूटीन लाइफ आपको याद रखनी है। समझ जाओगे एग्जाम्पल से, बहुत सारे सवाल इसके अपन करने वाले हैं और पूरी एक क्लास में आपको एक्सप्रेशन एंड रीजन की ही करवाऊँगा, तो ध्यान से देखना है। पहला कह रहा है, वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। एक बात बताओ, गर्म जलवायु में और आर्द्र जलवायु में, गर्म का मतलब तपती गर्मी में अपन सहज महसूस करते हैं, कि अच्छा लगता है आपको? कभी नहीं लगता। आर्द्र मतलब चिपचिपाती हुई गर्मी में आप अच्छा महसूस करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते जनाब, पहला गलत है। पहला क्या है? गलत है। आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है। मेरे भाई नहीं होता। जब मानसून का मौसम रहता है उसको कहते हैं आर्द्र आर्द्र जलवायु। देखो मानसून में जब पसीना आता है, उमस पड़ती है, उमस में कैसा चिपचिपा चिपचिपा सा शरीर हो जाता है, पसीना कहाँ सूखता है? उल्टा पसीना जो आ गया वो जाएगा नहीं, सूखेगा नहीं। ठीक है, चिपचिपा चिपचिपा सा फील होगा। तो ये गलत बात है, ठीक है। तो पहला भी गलत है, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, बिल्कुल नहीं करता भाई, मैं तो नहीं करता, आप करते हो तो पता नहीं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है, कभी नहीं होता मेरे भाई। ठीक है ना? दोनों गलत हैं। तो वो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों क्या हैं? असत्य हैं। दूसरा कह रहा है, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कैसी बात है? सही बात कि शिमला जो है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है। अपन जाते हैं ना शिमला शिमला गर्मियों में छुट्टियां मनाने कि यार चलो वहां चलते हैं, वहाँ थोड़ी ठंड पड़ेगी। दिल्ली वाले लोग भी जाते हैं, अपन जयपुर वाले लोग भी जाते हैं कि दिल्ली दिल्ली जो है शिमला जो है वो दिल्ली से क्या है? ठंडा है। ठंडा होने के पीछे कारण क्या है? कि दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है, तो ये भी क्या है? सही बात है। शिमला इज एट आ हायर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। ठीक है। दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है, ये बात आप भी जानते हो। जब आप ज्योग्राफी में आप मैप देखते हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली की जो हाइट है समुद्र तल से वो कम है और उसकी ज्यादा है शिमला की। और उसके गर्मी होने के पीछे रीजन भी यही है कि जब सूर्य से सीधी किरणें पड़ती हैं तो अपने धरातल पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ये क्या हो जाती है? कम होती जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है जनाब। और कारण क्या है? कारण यह है कि दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है। तो ए भी सही और आर भी सही। और ए आर की सही ए भी सही और आर भी सही, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है कि शिमला ठंडा क्यों है दिल्ली से। रीजन ये है कि शिमला जो है वो दिल्ली से ऊंचाई पर है। ठीक है। तो आंसर बनेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए आर से ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। समझ में आई मेरी भाई? अभी बात बताओ, शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, तुम जानते हो नहीं जानते ये बात? अरे तुमको पता है कि नहीं पता है? दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है, ये भी तुम सारे बच्चे जानते हो।
जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है वो ये बात अच्छे से जानता है कि शिमला जो है दिल्ली से ऊंचा है। अब तुमको ये भी पता है कि जो जितना समुद्र तल से ऊंचाई पर होगा वहां पे गर्मी उतनी ही कम होगी। श्रीनगर में देखो, जम्मू कश्मीर में देखो, उत्तराखंड उसमें अरुणाचल प्रदेश में देखो, सब जगह ठंड है। क्यों? वो धरातल से ऊंचाई पर है। ठीक है, तो यही कारण है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें। वो कह रहा है लीकेज इन अ हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड। डिटेक्टेड, ठीक है। घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगा जा सकता है। ठीक है, जैसे ही मान लो गैस लीक हुई अपने गैस सिलेंडर में, घर के सिलेंडर में, तो अपन को पता लग जाता है भाई साहब गैस लीक हो रही है। ठीक है, जैसे ही अपने घर के सिलेंडर में गैस लीक होती है, अपने को तुरंत इस चीज का आभास हो जाता है कि गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है। और गैस लीक होती है, अपने को क्या चल जाता है, पता चल जाता है। तो पहला सही है। ठीक है, वो कह रहा है एलपीजी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। एलपीजी में तेज गंध होती है। जो बच्चा 9वीं क्लास पास है उसको अच्छे से पता है कि एलपीजी में खुद की कोई गंध नहीं होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी, और एलपीजी के अंदर खुद की कोई गंध नहीं होती है। ये आप अच्छे से जानते हो, अगर आपने 9वीं 10वीं क्लास की साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा। 9वीं में पढ़ाया जाता है कि एलपीजी की खुद की कोई गंध नहीं होती है। एलपीजी में एक दूसरा प्रोडक्ट मिलाया जाता है जिससे उसके रिसाव का पता लगा जा सके कि जिसमें तेज गंध होती है। तो दूसरा एक तेज गंध वाला प्रोडक्ट एलपीजी के अंदर मिला करके तब उसको सिलेंडर में भरा जाता है, ताकि आपको जैसे उसका रिसाव हो उसका पता लग जाए। तो एलपीजी खुद की कोई स्मेल रखती है क्या? नहीं रखती है। एलपीजी की खुद की कोई स्मेल, खुशबू, बदबू कुछ भी एलपीजी में नहीं होती। वो गंधहीन होती है। कैसी होती है? गंधहीन होती है, स्मेल लेस होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। एलपीजी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। एलपीजी में तेज गंध होती है, बिल्कुल जनाब नहीं होती है। तो ओनली ए सही है आपका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य है। ठीक है, एलपीजी में खुद की गैस नहीं होती है। अगला देखें। वो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ध्यान से दे सुनना मेरे भाई। मान लो बाई चांस गलती से, भगवान ना करे, आपका हाथ पैर टूट जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर क्या करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पट्टा आपके हाथ पे बांध देगा, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर लेगा, उसमें पानी मिलाएगा, पानी मिला करके उसका एक पेस्ट सा बनाएगा और उसको आपके हाथ पे लपेट देगा। जैसे हाथ पे लपेटेगा, घंटे 2 घंटे में वो टाइट हो जाएगा। टाइट होते ही आपकी हड्डी को पकड़ के सीधी कर देगा। ठीक है, मान लो टूट गई तो उसको वो इधर उधर नहीं जाने देगा, पक्का पकड़ के रखेगा और हड्डी आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए। पहला तो सही है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है और खंडित अंगों के चारों ओर लगाया जाता है तो यह कठोर द्रव्यमान में बदल जाता है। बिल्कुल जनाब, अभी अभी मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर में आप पानी डालोगे और पानी डाल के आप हाथ पे चिपकाओगे, उसको हाथ पे उसका लेप करोगे, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। कठोर होने के बाद ये आपकी टूटी हुई हड्डी को हिलने डुलने नहीं देगा और उसकी जुड़ने में मदद करेगा। तो ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, अब ए बात ये है कि ए जो है उसकी व्याख्या आर से हो रही है, नहीं हो रही? बिल्कुल होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों करेंगे? क्योंकि वो कठोर हो जाएगा। कठोर हो जाएगा तो हड्डियों को हिलने नहीं देगा, इसलिए जुड़ने में मदद मिलेगी। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है ना बेटा आपको? है ना? कि अब बताओ, ये बातें आप जानते हो कि नहीं जानते हो? 9वीं 10वीं में ये भी पढ़ाया जाता है आपको साइंस के अंदर। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एरेशन एंड रीजन के जो सवाल बनते हैं, एस्ट्रेशन एंड रीजन के, वो सारे ही साइंस पे बेस्ड होते हैं मेरे भाई। ठीक है, लगभग, या फिर आपकी डेली रूटीन लाइफ से वो मेल जोल खाते हुए होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से जवाब देना पड़ेगा सोच समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वी प्रीफर टू वियर वाइट क्लॉथ इन विंटर। ठीक है, हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मैं तो नहीं करता भाई, मैं तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेटा अगर सर्दियों में आप सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो आपको ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो ठंड को एब्जॉर्ब करता है, और जो काला कपड़ा होता है, ब्लैक जो आपके क्लॉथ्स होते हैं, वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप सर्दियों में सफ़ेद कपड़ा पहनोगे तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए आपका ये तो गलत है कि आप सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हो। ये भी आपको 9वीं 10वीं क्लास की साइंस के अंदर बताया जाता है। सफ़ेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक होते हैं? बिल्कुल नहीं होते बेटा, परावर्तक नहीं होते, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वो हीट को।
व्हाइट कलर का जो क्लॉथ है आपका, व्हाइट कलर जो भी है वो कभी भी हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हीट का जो है रिफ्लेक्टर नहीं होगा, वो एब्जॉर्बर होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। बोथ ए कहाँ गया, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, अब ये सारी बातें आप जानते हो। ठीक है, आपने कहा सर एसरेशन एंड रीजन पढ़ाओ, अभी कथन और कारण पढ़ाओ, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाओ। लॉजिकल रीजनिंग है क्या, आपकी डेली रूटीन लाइफ, आपकी डेली रूटीन लाइफ, जो आप डेली रूटीन लाइफ में करते हो, सोचते हो, आपके काम में आने वाली चीजें हैं, बस उन्हीं की बात ये करता है कि एक कथन होगा और एक उसका कारण होगा। कथन सत्य है या नहीं है, कारण सत्य है या नहीं है, कथन सत्य है कारण सत्य है, तो कथन की कारण व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आप जानते हो बचपन से ये सारी चीजें, दोनों ही जानते हो आप। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टोमक। अच्छा, बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, भाई मौज हो गई। अब सोच के देखो, अगर बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी क्रिएट करता तो आप इनो नहीं लेते कभी भी। इनो के अंदर क्या आता है, बेकिंग सोडा आता है। क्या आता है बेटा, एल्केलाइन आता है, क्षार आता है। क्या आता है, क्षार आता है। और जैसे ही आप एसिड का रिएक्शन एल्केलाइन से करवाते हो, क्षार से, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हो, आपके पेट में मान लो एसिडिटी हो रही है, क्या हो रही है, एसिडिटी यार, जलन सी हो रही है ना, और ऐसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मेडिकल स्टोर पे जाओगे, बोले भाई साहब एक इनो दे दो। ठीक है, या फिर किसी डॉक्टर के पास जाओगे, पेट में ऐसे एसिडिटी बन रही है, जलन सी हो रही है, खट्टी डकार सी आ रही है, तो आप क्या करोगे, कुछ एसिड टाइप का नहीं लेकर के आप क्या लोगे, एल्केलाइन लोगे, क्षार लोगे। क्षार ये क्यों लोगे, क्योंकि एसिड तो ऑलरेडी आपके स्टोमक में जनरेट हो रहा है, एसिड तो ऑलरेडी आपके स्टोमक में क्या हो रहा है, जनरेट। और जैसे ही आप और एसिड डालोगे तो और मरने के काम हो जाएंगे, ज्यादा खट्टी डकार आएंगी। ठीक है, ज्यादा जलन होगी। तो आप क्या करोगे, उस एसिडिक रिएक्शन को रोकने के लिए आप एल्केलाइन डालोगे अंदर पेट के। एल्केलाइन में क्या होता है, मान लो आपका बेकिंग सोडा हो गया, इनो हो गया, ठीक है, जो भी क्षारीय वस्तु हैं वो आप लोगे। तो वो कह रहा है कि बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, बेटा एसिडिटी को खत्म करता है ये, एसिडिटी को क्या करता है, खत्म, क्योंकि इनो के अंदर भी क्या आता है, बेकिंग सोडा ही आता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बेकिंग सोडा इज एल्केलाइन, बेकिंग सोडा एक क्षारीय है, बिल्कुल है। बेकिंग सोडा क्या है, क्षारीय है। क्षारीय है तभी तो अपन इसको देखो गाँव में क्या कहते हैं, जैसे हमारा कोई गाँव से बिलोंग करता है या फिर किसी के दादी वगैरह घर पे है, तो जैसे ही मान लो आपके थोड़ा जलन हुई, एसिडिटी हुई, तो वो आपसे कहेगी एक चुटकी वो खाने का सोडा ले ले पेट में, अभी 5 मिनट में आराम आ जाएगा, अभी 5 मिनट में क्या आ जाएगा, आराम। तो आप गए किचन में, किचन से आपने खाने का सोडा निकाला, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं अपन, है ना, वो कपड़े धोने का सोडा होता है, उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, ध्यान रखना, बेकिंग सोडा नहीं कहते हैं, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। ठीक है, एक चुटकी गर्म पानी में डाल के पी लो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। क्यों, एसिड बन रहा था, उसके अंदर अपन ने क्षार डाल दिया, बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार ही होता है। जैसे उसको पेट में डालोगे, आपकी अम्ल से क्षार अभिक्रिया करके क्या कर देगा, उसको साइलेंट कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल करती है आपका एसिडिटी और जो जलन और खट्टी डकार, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये तो कह रहा है कि भैया बेकिंग सोडा पेस्ट में एसिडिटी पैदा करता है, पैदा नहीं करता, एसिडिटी खत्म करता है। खत्म क्यों करता है, बेकिंग सोडा क्षारीय है, बिल्कुल जनाब क्षारीय है। तो वो कह रहा है ए तो गलत है लेकिन आर सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है भाई मेरे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो ये हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। कभी आप नमक की थैली को खुला छोड़ दो या फिर नमक के डब्बे को खुला छोड़ दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सीला सीला सा हो जाएगा। अपन कहते हैं ना नमक सुई सील को, नून में सीलन आ गई। ठीक है, तो नमक क्यों सील जाता है, नमक सीलने के पीछे रीजन ये है कि वो आसपास के क्लाइमेट से, ठीक है, नमी को सोख लेता है, उसमें जो थोड़ी नमी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो सीला सीला सा हो जाता है। देखो चौमासे के मौसम में ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे ही थोड़ी सी नमी हुई और जैसे बारिश के जो दिन आते हैं, चौमासा बोलते हैं गाँव की देसी लैंग्वेज में उसको, तो जैसे ही थोड़ी बारिश का मौसम हुआ, नमक सीला सीला हो जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है मेरे भाई, कि जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो ये हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल सही बात है। आम नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, बिल्कुल होता है आम नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण ही ये हवा में से पानी को सोखता है, हवा में से ये पानी को सोखता है, हवा में से नमी को सोखता है। ठीक है ना, तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया जाता है ये कि नमक में जो नमी आती है वो किसके कारण आती है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण आती है। ठीक है, वो उससे अभिक्रिया कर लेता है जल से, इसलिए उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। समझ पा रहे हो क्या ये बात तुम लोग, है ना, वैसे समझदार हो तुम तो, 10वीं पास हो सारे। नेक्स्ट,
जब कोई शरीर पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल में डूबा होता है तो उसके वजन में कमी होती है। बिल्कुल होती है। ये तो क्या है? सही है। वजन में कमी विस्थापित तरल के उच्च घनत्व के कारण होती है। बेटा तरल में उच्च घनत्व नहीं होता। पहला ही सही है। जब कोई शरीर पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल में डूबा होता है तो उसके वजन में कमी होती है। बिल्कुल होती है। कभी भी आप स्विमिंग पूल में कूद के देखना। किसमें कूद के देखना बेटा? स्विमिंग पूल में आप कभी कूद के देखना, आपको शरीर हल्का हल्का महसूस होगा। या फिर गांव के झोड़ में कभी कूद के देखना, या बाल्टी में खुद का हाथ रखना, वो ऊपर आएगा। क्यों? उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है। उत्प्लावन बल लगता है तो शरीर हल्का हल्का फील होता है। तो ये यही कहना चाह रहा है, जब कोई शरीर पूरी तरह या आंशिक रूप से जल में होता है, पूरी तरह या आंशिक रूप से कहाँ होता है? जल में होता है, तो उसको वो हल्का हल्का महसूस होता है। उसको वो क्या होता है बेटा? हल्का हल्का महसूस होता है। ये तो जानते हो ना आप बचपन से, बिल्कुल जानते हो, सारे बच्चे समझदार हो। फिर वो कह रहा है वजन में कमी विस्थापित तरल के उच्च घनत्व के कारण होती है। वजन में जो कमी होती है वो विस्थापित तरल के उच्च घनत्व के कारण होती है। क्या ऐसा है? अगर उसका घनत्व उच्च होता, अगर उसका घनत्व जो है वो उच्च होता मेरे भाई, तो आप ऊपर नहीं आते, उसको हल्का महसूस नहीं करते। ये सोच के देखो आप एक बार। या आप एक बार थोड़ा सा सोच करके देखो, अगर तरल का घनत्व उच्च होता तो आप कभी भी खुद को उसमें हल्का हल्का महसूस नहीं करते। खुद को हल्का हल्का महसूस नहीं करते। ठीक है। तो पहला तो सही है और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। पहला सही दूसरा गलत। आपसे कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला देखें। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है। वो क्या कह रहा है? सेफ्टी फ्यूजेस आर मेड ऑफ एलिमेंट विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। सोच के देखो, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो अपन एक फ्यूज लगा के रखते हैं अपने मीटर के बाद। अपने मीटर के बाद जो मीटर से सप्लाई आती है, वो सप्लाई आपके घर में एक ऐसे फ्यूज से निकल के जाती है। एक ऐसा क्या होता है बेटा? फ्यूज होता है। ठीक है। उसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तार बांधा हुआ होता है। यहाँ से लेकर यहाँ से क्या बांधा होता है? एक तार। कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर से आएगी तो इसमें जाएगी, इसमें से जा करके फिर आपके पास बाहर निकल के आती है। इसमें एक ऐसे सॉकेट होते हैं, उनके अंदर अपन इसको लगा के रखते हैं। उसके अंदर अपन इसको लगा के रखते हैं। इसमें जो ये तार बंधा हुआ होता है, उसकी ये कह रहा है कि सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है। ध्यान से सुनना। जैसे ही इसमें बिजली आई तो बिजली इसमें से निकल के अपने कहाँ जाएगी? घर में जाएगी। अगर ये उच्च गलनांक का होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और बिजली आ गई तेज और ये गला नहीं, तो बेटा घर में एसी फ्रिज सब फूक जाएंगे। एसी फ्रिज सब फूक जाएंगे। तो ध्यान रखना कि सेफ्टी फ्यूज जो है वो कभी भी हाई मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है, इसीलिए उसको लगाते हैं। कि जैसे ही घर में खराब बिजली आई, खराब बिजली का मतलब जिससे कि इंस्ट्रूमेंट जो हैं, अपने इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं, एसी फ्रिज कूलर टीवी एटसेट्रा जो भी आप यूज करते हो घर पे, वो खराब नहीं हो। ठीक है। जैसे ही बिजली खराब आई, खराब बिजली आती है, क्या होता है? ये फ्यूज उड़ जाता है ना? सुना होगा ना घर पे कि यार बिजली खराब आ गई या फिर लाइट तेज आ गई तो फ्यूज उड़ गो। क्या उड़ गया? फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ने के पीछे रीजन यही होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। इसका गलनांक कम होता है, इसी कारण जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा हीट सी बिजली आती है, गल जाता है, टूट जाता है, उड़ जाता है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि सेफ्टी फ्यूज आर मेड ऑफ एलिमेंट विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। गलत बात कह रहा है भाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेफ्टी फ्यूज का सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है, नहीं निम्न गलनांक वाले तत्व का बनता है। अगर उच्च गलनांक का बनेगा तो मेरे भाई एसी फ्रिज कूलर सब फूक जाएंगे, खराब लाइट आ गई तो, क्योंकि फ्यूज नहीं उड़ेगा। आजकल तो खैर एमसीबी आने लग गई। जैसे लाइट तेज आई, आप देखते हो एमसीबी अपने आप ट्रिप ट्रिप हो जाती है। ठीक है। तो वो पहले काम फ्यूज का होता था, ऐसे लगाते थे इसको। ठीक है। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है सेफ्टी अधिक विद्युतीय प्रवाह से होने वाले नुकसान से बचाता है। बिल्कुल बचाता है मेरे भाई, बिल्कुल बचाता है। इसीलिए तो लगाते हैं इसको सेफ्टी फ्यूज को, कि सेफ्टी प्रोडक्ट्स अगेंस्ट डैमेज केस बाय एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो भाई बचाता है। तो ये खराब बिजली से बचाता है, इसलिए सेफ्टी फ्यूज को लगाते हैं। तो ए सही, ए गलत है, आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है। अब बताओ, ये बात आप बचपन से नहीं जानते घर में कि यार फ्यूज उड़ गया, क्यों उड़ा? खराब लाइट आई। फ्यूज के उड़ने का कारण उसका गलनांक कम है। उसका गलनांक क्या है? कम। अगर गलनांक ज्यादा होगा तो फ्यूज उड़ेगा नहीं, अगर गलनांक ज्यादा होगा तो फ्यूज उड़ेगा नहीं, और फ्यूज उड़ेगा नहीं तो मेरे भाई फिर मामला भारी हो जाएगा, फ्रिज कूलर खराब हो जाएंगे।
ठीक है। और फ्यूज को लगाते क्यों है? सेफ्टी पर्पज से, लाइट खराब आए तो अपने इंस्ट्रूमेंट खराब होने से बच जाए, पहले ही फ्यूज उड़ जाए। ठीक है। तो सेफ्टी अधिक विद्युतीय प्रवाह से होने वाले नुकसान को बचाता है, सेफ्टी प्रोडक्ट। ठीक है। तो ए गलत है, बी सही है, आर सही है। दूसरा, एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है। बिल्कुल रहता है। एक गर्म उष्ण दिवस में, देखो गर्मियों के दिनों में भी आप गांव में किसी तालाब में, झोड़ में, पोखर में जाना और उसके पानी में हाथ देना, वो ठंडा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? वो ठंडा मिलेगा। कारण ये है कि जैसे ही पानी गर्म होता रहता है, उसमें सीधी सूर्य की किरण पड़ती है। पानी जैसे ही गर्म हुआ, भाप बन के उड़ जाता है, नीचे से ठंडा पानी आता रहता है। कारण तो यही है। तो वो क्या, ठंडा बना रहता है। खुद की प्रवृत्ति कैसी रखता है? वो ठंडा रखता है। ठीक है। गर्म होने पर पानी वाष्पीकृत होता है। मैंने भी वही बताया कि गर्म होने पर पानी क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। तथा ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है। ये तो आप अच्छे से जानते हो ना भाई, अपने गाँव के हैं सारे, या फिर जो लोग गाँव में हैं, या फिर कभी स्विमिंग पूल में भी जाके देखना, जो सिटी के लोग हैं जिन्होंने कभी झोड़ तालाब नहीं देखे, स्विमिंग पूल में जाना और भर गर्मी में भी आप स्विमिंग पूल में जाके नहा के आते हो, उसके पीछे रीजन ही स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहता है। कारण क्यों? कारण यही है कि सरफेस के ऊपर जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है, उससे वो पानी सीधा का सीधा क्या हो जाता है? भाप में बदल जाता है, तो गर्म होता है। और जो भाप में बदलने के बाद उसकी जो ऊष्मा होती है, वो गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है, और पानी ऐसे कैसे ठंडा बना रहता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर, एक मिनट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखें। कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बना सकता है। अब आप नवीं क्लास में, आपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, नवीं 10वीं क्लास में, ठीक है, साइंस के अंदर पार्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ा सा पोर्शन आता है। तो आपको पता है कि आपको ये बताया जाता है कि जब आपको क्या कहते हैं, वो टेबल पढ़ाते हैं ना, एलिमेंट टेबल, एलिमेंट चार्ट आपको पढ़ाते हैं, आवर्त सारणी जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो? एलिमेंट टेबल। आवर्त सारणी जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको ये बताया जाता है क्या, कि कार्बन एक ऐसा यौगिक है, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक यौगिक बना सकता है। तो ये भी यही कह रहा है, कार्बन कैन फॉर्म मोर कंपाउंड्स देन अदर एलिमेंट। तो बाकी सभी तत्वों से ज्यादा यौगिक बना सकता है। कौन बना सकता है? कार्बन बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, सही बात है। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में विद्यमान है। बिल्कुल है जनाब। देखो, कार्बन ग्रेफाइट भी है, कार्बन हीरा भी है। ठीक है। कार्बन के पास आपको कार्बन की कोई और भी वस्तु मिल जाएगी। ठीक है। अब कार्बन अधिक यौगिक बना सकता है, उसके पीछे रीजन भी यही है कि कार्बन जो है वो अधिक विभिन्न रूपों में विद्यमान रह सकता है, इसलिए वो यौगिक भी अधिक बनाता है। ठीक है। कार्बन जो है वो विभिन्न रूपों में रह सकता है, वो हीरा भी रह सकता है, वो ग्रेफाइट भी रह सकता है, वो चारकोल भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है। चारकोल पता है ना आपको? वो बेंजीन भी रह सकता है, बेंजीन में कार्बन ही तो होता है। ठीक है। तो हीरा, चारकोल, बेंजीन, इतने सारे इसके क्या हैं? विभिन्न अपर रूप हैं। विभिन्न अपर रूपों में रह सकता है, इसलिए वो क्या है? बाकी यौगिकों से अधिक यौगिक, बाकी तत्वों से अधिक यौगिक बनाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बताओ, नवीं 10वीं की साइंस पूछी जा रही है तुमसे आज, ग्रेजुएशन करने के बाद, या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी आप देने जा रहे हो, तो आपसे क्या पूछी जा रही है? नवीं 10वीं की साइंस। और आते हैं सवाल, सवाल आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देखो। In the year 1928, a protest against the Simon Commission was organized in Lahore under the leadership of लाला लाजपत राय। ठीक है। वो ये कह रहा है कि वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल किया गया था। साइमन कमीशन एक बिल आया था, अगर आपको ध्यान हो तो, 1928 में, और उसका विरोध किया गया था। और उसका विरोध करने के लिए लीडरशिप जो थी, जो जिनके नेतृत्व में किया गया था, वो थे लाला लाजपत राय जी। और उसमें नारे लगाए गए थे, आपको याद हो तो, गो साइमन गो। ठीक है। और कारण क्या है उसके पीछे? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है। इसलिए उसको वापस करने की मांग भी रखी गई थी, भाई वापस जाओ तुम, कि गो साइमन गो कहा गया था। ठीक है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे आपका जी के आ गया है, क्या आ गया है? जी के आ गया है, आपकी स्वतंत्रता से पहले की जो जी के हो, जिसको आप जो भी कहते हो। ठीक है। कि वो कह रहा था कि वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये भी एक कारण था उसका विरोध करने का। नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द साइमन कमीशन। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, एंड आर इज द
राइट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही सही होगा। देखो बेटा, तुम समझ तो पा रहे हो ना ये बातें। अब तुम सोचो, तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आज, या रेशन एंड रीजन आपकी पुरानी यादों को क्या कर रहा है, ताज़ा कर रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है, ह्यूमस इज फाउंड इन एबंडेंस इन द सॉइल्स ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हिमालय की मिट्टी में एक ह्यूमस है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं, बिल्कुल है। हिमालय में जो ज्यादातर क्षेत्र हैं वो वनाच्छादित हैं, और वन आच्छादित होने के पीछे रीजन यही है कि हिमालय की जो मिट्टी है ना, उसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है जो एक उपजाऊ तत्व है, और इसी की वजह से वहां पे ज्यादातर फॉरेस्ट हैं, ज्यादातर वहां पे वन है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखें, किसी गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अ गैस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड बाई अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से कि किसी भी गैस को, ठीक है, मान लो इस एनवायरनमेंट में कोई गैस है, मैं उसको संपीड़ित करके सिलेंडर में भर सकता हूँ। भरते ही अपन अपने पास एलपीजी का सिलेंडर आता है। अपने घर में जो घरेलू गैस जिसको अपन बोलते हैं, एलपीजी जिसको बोलते हैं, जिसमें अपन खाना बनाते हैं, गैस ही तो होती है। उसको संपीड़ित करके क्या किया अपन ने, सिलेंडर में भर लिया। तो ठीक है, पहला सही है, किसी भी गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, पहला सही है। चूंकि गैसों के बीच अंतर कण स्थान बहुत बड़े होते हैं, दबाव डालने से वे कम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कैसे? गैस की जो स्टेट होती है वो ऐसी होती है, दूर दूर होते हैं कण। जल में कैसे होते हैं, थोड़ा ऐसे होते हैं। ठीक है, ठोस में कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऊपर ऊपर नीचे। ठोस में कैसे होते हैं, ऐसे। इनको पास और लाना बहुत मुश्किल होता है, इनको पास लाना थोड़ा आसान, और इनको पास लाना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा है चूंकि गैसों के बीच अंतर कण स्थान बहुत बड़े होते हैं, दबाव डालने से वे कम हो सकते हैं। सिंस the interparticle space between gas are very large, then they can डिक्रीज बाई अप्लाइंग प्रेशर। तो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, अब कारण भी है इसका कि क्योंकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है आसानी से, क्यों? उनके बीच अंतर कण जो है वो बड़े होते हैं, दबाव डालने से वो आसानी से क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, ध्यान करो। 9वीं 10वीं क्लास में आपको ये चीज भी पढ़ाई गई थी। एक समय की बात है, याद करना वो समय अगर कभी फुर्सत मिले। अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है, बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है ना, अधिक ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन कम होती है तो आग जलाने में मुश्किल होती है, आग जलाने में मुश्किल होती है तो भैया खाना पकाने में मुश्किल होती है, और भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन समुद्र तल पे अपन खाना, अपनी जमीन की, तो समुद्र तल का मतलब जमीन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जमीन पे खाना अपन आसानी से पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी के क्वथनांक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी के क्वथनांक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सत्य बात है कि अधिक ऊंचाई पे खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो केवल ए सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये सत्य है लेकिन आर गलत है। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, बिल्कुल। ध्यान से सुनना, अपने पास ये बर्फ है, अपने पास ये क्या है, बर्फ। जब बर्फ अपने पास पिघलेगी, पानी बनने लगेगी। ठीक है, बर्फ का मान लो टेम्परेचर जो है वही टेम्परेचर पे ये पानी बन जाएगी। बर्फ के टेम्परेचर में कमी नहीं होगी, ध्यान से सुनना। बर्फ कभी भी टेम्परेचर चेंज करके फिर उसके बाद में पानी नहीं बदलेगी, सेम टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। फिर धीरे धीरे पानी का तापमान कम होता है। समझ में आई मेरी बात? फिर पानी रूम टेम्परेचर पे आता है। तो वो कह रहा है जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, बिल्कुल जनाब। बर्फ पानी तक आने तक उसका तापमान कैसा रहता है, समान रहता है। ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल पर काबू पाकर अवस्था बदलने में हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जो ऊष्मा होती है ना, जो एनर्जी होती है इसमें, ठीक है, जैसे मान लो रूम से जो हीट मिल रही है उसमें बर्फ की जो तापमान वो बढ़ता क्यों नहीं है, या फिर तापमान मान लो जीरो जीरो से 1 क्यों नहीं जाता, उसके पीछे रीजन यही है कि जो उसको हीट का जो यूज होता है ना, वो आकर्षण बल, इसका मतलब इस बर्फ को पिघलाने में, अभी इस बर्फ के कण पास पास इसके पार्टिकल पास, उसको दूर करने में जो ऊष्मा है उसका उपयोग हो जाता है। इसलिए जो इसका टेम्परेचर है वो सेम रहता है सॉलिड से लिक्विड तक आने में। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की, आर ए की सही व्याख्या करता है।
ये आर ए की सही व्याख्या करता है। जानते हो आप, एक्सपेरिमेंट देखें आपने, बर्फ को रख दो थोड़ी देर, जितनी ठंडी थी पहले टेम्परेचर माप लो थर्मोमीटर से, और उसको पगलने पर तुरंत उसका थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापना, बराबर आएगा, बराबर आएगा। नेक्स्ट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, सब जानते हो तुम ये बात। पानी कितने डिग्री पे उबलने लगता है? 100 डिग्री पे। ठीक है, पानी कितने डिग्री पे उबलने लगता है? 100 डिग्री पे। पता है तुमको, बचपन से जानते हो, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो कितना होता है? 100 डिग्री होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड। वो कह रहा है अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। मेरे भाई, ऊंचाई बढ़ने से पानी के क्वथनांक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाएगा, पानी उबलने लग जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड। तो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक कभी नहीं बढ़ता है, पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, चाहे कहीं भी ले जाओ। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, कथन तो सही है लेकिन उसका कारण क्या है? गलत है। दूसरा देखो, किसी ठोस का सीधे गैस में परावर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बचपन से जानते हो, 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है, जब भी कोई ठोस जो होता है सॉलिड, वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे नेफ्थलीन होता है, क्या होता है? नेफ्थलीन नाम, नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, या फिर नेफ्थलीन एक पदार्थ होता है जो सीधा का सीधा गैस में बदल जाता है, ठोस से। होता तो वो ठोस में, लेकिन उसको खुला छोड़ दो, थोड़ी देर में वो गैस में बदल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सीधा गायब हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि किसी ठोस का सीधे गैस में परावर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कुछ देर तक खुला रखने पर नेफ्थलीन अवशेष नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसका ऊर्ध्वपतन हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेफ्थलीन डज नॉट लीव रिस्यूड व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ देर तक खुला रखने पर नेफ्थलीन अवशेष नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि ठोस से सीधा उसका ऊर्ध्वपतन हो जाता है, वो गैस में बदल जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। गर्म करने के लिए उबलते पानी में भाप बेहतर है, में की बजाय से होना चाहिए था। स्टीम इज बेटर देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पस। ठीक है, गर्म करने के लिए उबलते पानी से भाप बेहतर है। उबलते पानी से क्या बेहतर है बेटा? भाप बेहतर है। उबलते पानी से क्या बेहतर है? भाप बेहतर है। ठीक है, उबलते पानी से भाप बेहतर है। स्टीम इज बेटर देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पज। बिल्कुल सही कह रहा है ये क्या कह रहा है? बिल्कुल सही। ठीक है, स्टीम मोमोज खाएं कभी? पानी में ना गर्म करके उनको किस में करते हैं? भाप में, क्योंकि जल्दी गर्म हो जाते हैं, अंदर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अंदर तक जाती है। दूसरी बात, आपने सुना भी होगा कि कभी भी आप जल जाओ, पानी से जलोगे इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन भाप से जलोगे तो वो आपके बॉडी में अंदर तक चली जाती है। भाप से जो जलता है वो पानी से भी ज़्यादा दिक्कत करता है। भाप से ज़्यादा जलता है, पानी से थोड़ा कम जलता है, जलता दोनों से ही, ध्यान रखना। उबलते पानी की तुलना में भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिकतम ऊष्मा होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसीलिए उबलते पानी की तुलना में भाप के अंदर जो होती है वो गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, और वो गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए वो ज़्यादा हीट जनरेट करती है, इसलिए वो ज़्यादा काम की होती है, उससे ज़्यादा काम निकल सकता है। मोमोज गर्म करने में, स्टीम में देने में, या फिर आपने इडली वगैरह बनाते हैं उसमें, सब में क्या करते हैं? वो स्टीम से बनाते हैं, भाप से बनाते। क्यों? क्योंकि वो अंदर तक जाती है। और जाने के पीछे कारण क्या है? कारण पीछे गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। शुगर एंड साल्ट बोथ आर इजीली डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, चीनी चीनी और नमक दोनों पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, चीनी और नमक पानी में आसानी से घुल जाते हैं, अपन देखते ही हैं। चीनी घोल देते हैं पानी में, चाशनी बनाते हैं। नमक घोलते हैं शिकंजी बनाते टाइम, तो चीनी भी घुल जाती है पानी में आसानी से, और नमक भी घुल जाता है पानी में आसानी से। वो कह रहा है चीनी और नमक ठोस होते हैं, इसलिए पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ये कोई पक्की बात कारण थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि चीनी और नमक ठोस है वो पानी में घुल जाएगा। चाशनी भी घुल जाएगी पानी में। तो चीनी का आप घोल बना लो पहले, फिर उसको पानी में घोल दो, लो लिक्विड थी चीनी और पानी में घुल गई। ठीक है, तो चीनी और नमक ठोस होते हैं, इसलिए पानी में घुलते हैं। ये कोई कारण नहीं है, ये कोई कारण नहीं, सत्य बात नहीं है, सत्य बात ये नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर क्या है? गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ए इज ट्रू बट और आर इज फॉल्स। देखो,
ये जितनी भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं या पढ़ रहे हो और आगे भी पढ़ाऊँगा, एक भी बात बताओ, अब चीनी पानी में घुलती है आप जानते हो, नमक भी पानी में घुल जाता है आप जानते हो, लेकिन ये इसलिए थोड़ी घुलते हैं कि नमक और चीनी दोनों ठोस होते हैं इसलिए पानी में घुल जाते हैं। तो पानी में तो मेरे भाई लिक्विड भी घुलता है, ठीक है? आप शरबत को पानी में घोल दो, शरबत भी तो लिक्विड ही होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि नमक और चीनी एक ठोस प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए ये पानी में घुल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि चीनी और नमक दोनों पानी में आसानी से घुल जाते हैं। शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर ईज़िली डिज़ॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है? यही सही है, आर गलत है। नेक्स्ट कह रहा है, आइस इज़ सॉफ्ट ऑन वाटर, आइस इज़ फ्लोट ऑन वाटर। बर्फ पानी पर तैरती है, बिल्कुल तैरती है। बर्फ किस पर तैरती है? पानी पर तैरती है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो तैरेगी पानी पे। मान लो किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा, तभी तो उस पे तैरेगी, तभी तो वो उस पे तैरेगी। वो कह रहा है कि बर्फ जो है वो पानी पे तैरती है। आइस इज फ्लोट ऑन वाटर, आइस इज फ्लोट ऑन वाटर। रीजन ये दे रहा है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेजर देन वाटर। तो ये सही है क्या? बर्फ पानी पर तैरती है और बर्फ का पानी पर तैरने के पीछे रीजन ये है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए उसके ऊपर तैरती है। तो ये सही बात कह रहा है क्या भाई? फटाफट से बताओ एक बार कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऐसा है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। कोई बच्चा है जो बता सके इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी बताएंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बर्फ पानी पर तैरती है, तैरने के पीछे कारण यह है कि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। आप लोग जानते हैं क्या ये बात? कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता हो इसको? ठीक है, तो ए और आर दोनों इसके क्या होंगे? सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आसपास का पदार्थ तीन अलग अलग अवस्थाओं ठोस, तरल और गैस में मौजूद है। बिल्कुल भाई, नहीं है क्या? ये देखो, पानी, सॉरी पेन, ये क्या है? सॉलिड है। ये अपने पास वाटर है, ये अपने पास क्या है? वाटर जो तरल है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। चारों तरफ गैस है, अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, गैस है। क्या है? गैस। तो अपने चारों तरफ जो भी पदार्थ मौजूद है, या तो वो ठोस है, या वो लिक्विड है, या वो किसमें? गैस में। तीन स्टेट तो होती है अपने पास। अपने पास जो भी मैटर है, ठीक है, जितने भी मैटर है उसकी, पदार्थ, मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ। अपने पास जो भी पदार्थ है सारे तीन स्टेट में, या तो वो सॉलिड स्टेट में, या वो लिक्विड स्टेट में, या वो गैस स्टेट में, ठीक है ना? तो ये सही बात है कि द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन देयर, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सही कह रहा है, ठीक है। दीज स्टेट्स अराइज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, कि वो कारण जो है इन स्टेट के पीछे कारण क्या है? ये अवस्थाएं पदार्थ के कण की विशेषताओं, पदार्थ के कण क्या, जैसे कि सॉलिड के पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर और गैस के बहुत दूर होते हैं, विशेषताओं में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है? ये अवस्थाएं पदार्थ के कण की विशेषताओं में भिन्नता के कारण होती है। तो बेटा ये भी सही है कि जो पदार्थ की जो अवस्था होगी ना, वो कैसे होगी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके कण जो होते हैं, किसी के बहुत पास होते हैं सॉलिड हो जाता है, जैसे मान लो इसके पास पास से दिखाई दे रहे हैं, पानी के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के और दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखें, देखना, अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं, ठीक है। अपन को पढ़ाया जाता है 9वीं 10वीं क्लास में कि ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? ड्राई आइस के रूप से नामी जानी जाती है, सूखी बर्फ के नाम से, ठीक है। रीजन कह रहा है, बेटा ए का मतलब होता है अरेशन, अभिकथन, और आर का मतलब होता है रीजन, कारण, ठीक है ना?
हाँ, solid carbon dioxides get converted directly to gas state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दबाव कम होने पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तरल अवस्था में आए बिना वायुमंडल में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो बेटा ये भी सही है, ए एंड आर दोनों क्या है बेटा, सही है, ये आर भी सही है। कारण क्या है इसका, कारण भी क्या है, सही है, कथन भी सही है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। अब वो सूखी बर्फ क्यों कहते हैं बेटा, उसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, ड्राई आइस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा वो जो है ना, जैसे ही उस पर दबाव कम हुआ, किससे कम हुआ, 1 एटमॉस्फेयर से कम दबाव हुआ, उसका दबाव कम होते ही वो सॉलिड टू कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड टू गैस, लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, वो तरल में नहीं आती है। तरल में नहीं आने के कारण ही उसको क्या कहते हैं, सूखी बर्फ। क्यों, क्योंकि पहले सॉलिड थी फिर डायरेक्ट गैस हो गई, तो बेटा गीली नहीं हुई क्या नहीं हुई, गीली नहीं हुई, उसका पानी नहीं बना, और उसका पानी नहीं बना वो गीली नहीं हुई, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो A and R, both A and R are true, and R is true. R is the correct explanation of A. A और R दोनों सत्य हैं, R A की सही व्याख्या करता है, R A की सही व्याख्या भी करता है। आ जाओ। अर्बन इंडिया इज सिकर देन रूरल इंडिया इन स्पाइट ऑफ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। वो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनना। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में बीमार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सही बात है कि बेटा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। देखो सिटियों में जो हॉस्पिटल हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं बहुत शानदार हैं। जितनी भी बड़ी सिटियां, जितनी बड़ी सिटी उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन फिर भी लोग बाग उतने ज़्यादा बीमार हैं। लेकिन लोग बाग उतने ज़्यादा क्या है, बीमार। उसके पीछे के रीज़न 2-3 हैं। पहला रीज़न, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जितनी बड़ी सिटी होगी उतने ज़्यादा व्हीकल होंगे, उतने ज़्यादा लोग बाग होंगे, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएँगे, खाने का, कचरे का, सब तरीके का, फैक्ट्रीज़ होंगे, फैक्ट्री से पॉल्यूशन फैलेगा। तो पहला रीज़न तो है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा क्या होगी, पॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा क्या होगी, पॉल्यूशन, ठीक है। अब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो बीमार करेगा, बीमार करेगा। दूसरा क्या है कि से गाँवों में जो लोग बाग हैं इतने जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते हैं, चाउमीन, मोमोज़, बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं। लेकिन सिटियों में लोग बाग आए दिन चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं। अब ये जंक फूड और फास्ट फूड जो भी है, जो भी आप इसको कहते हो, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो लोग बाग क्या है, बीमार हो जाते हैं। तो सेकंड यही कह रहा है ये, शहरी जीवन बढ़ते प्रदूषण स्तर, अस्वच्छ कचरा डंपिंग और फास्ट फूड संस्कृति की समस्याओं का सामना कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, जितना बड़ा शहर होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, कचरा उतना ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फास्ट फूड पे डिपेंड रहेगा, फिर उतना ही ज़्यादा बीमार होगा। अब चिकित्सा सुविधा बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, इलाज करवा लेगा, लेकिन बीमार भी ज़्यादा होगा। तो बेटा ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। वो कह रहा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में ज़्यादा बीमार है, और बीमार होने का कारण क्या है, कारण ये है कि शहरी जीवन बढ़ते प्रदूषण स्तर, अस्वच्छ कचरा डंपिंग और फास्ट फूड संस्कृति की समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द सेल ऑफ मोबाइल फोन हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रेंट रिसेंट टाइम्स। ठीक है, हाल ही के दिनों में मोबाइल फ़ोन की बिक्री कई गुना बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे ही मोबाइल फ़ोन की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। या फिर कुछ लोगों को शौक होता है, महीने, 2 महीने, 6 महीने फ़ोन रखा, बदल दिया। या फिर जैसे अभी-अभी आईफ़ोन 17 प्रो आया है, तो 1 महीने पहले, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, 16 वालों ने बेच दिया, 15 वालों ने बेच दिया, 13 वालों ने बेच दिया, 17 खरीद लिया। क्या खरीद लिया, 17, तो बिक्री बढ़ी। तो क्या बढ़ी, बिक्री बढ़ी। तो वो यही कह रहा है, हाल ही के दिनों में मोबाइल फ़ोन की बिक्री कई गुना बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है अभी के दिनों में। ई-कॉमर्स के प्रति दीवानगी मोबाइल की बिक्री को बढ़ावा देती है। द क्रेज ऑफ ई-कॉमर्स ड्राइव्स मोबाइल सेल्स, बिल्कुल देती है मेरे भाई। लोगों को दीवानगी तो है, जब मेरा काम पुराने फ़ोन से चल रहा है तो मैं नया क्यों लूँ? क्यों? जुनून है, दीवानगी है, नया फ़ोन रखने का शौक है। क्या है? शौक है। वो शौक ही तो बढ़ा देता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है।
ठीक है? मोबाइल फ़ोन की बिक्री बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? लोगों के पीछे दीवानगी, नया-नया फ़ोन लेते हैं लोग बाग। आए हर 15-20 दिन, महीने भर में, 6 महीने में, साल भर में फ़ोन बदल लेते हैं कुछ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आजकल अधिक लोग फ़ास्ट फ़ूड का विकल्प चुनते हैं। आजकल अधिक लोग फ़ास्ट फ़ूड का विकल्प चुनते हैं। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर लोग फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं आजकल। आप में से भी देख लो 80% लोग जो हैं फ़ास्ट फ़ूड पे डिपेंड रहते हैं, फ़ास्ट फ़ूड का विकल्प चुनते हैं। दूसरा कह रहा है फ़ास्ट फ़ूड हमेशा सस्ता होता है। फ़ास्ट फ़ूड सस्ता नहीं होता मेरे भाई, फ़ास्ट फ़ूड महँगा खूब होता है ना? तो अधिक लोग फ़ास्ट फ़ूड का विकल्प चुनते हैं, ये तो सही बात है। दूसरा कह रहा है फ़ास्ट फ़ूड सस्ता होता है, नहीं होता। रोटी खा के देखना किसी रेस्टोरेंट में और फ़ास्ट फ़ूड खा के देखना, रोटी सस्ती पड़ेगी बजाय फ़ास्ट फ़ूड के। तो ए सही है और आर गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फ़ॉल्स। ये हुआ आपका कारण और अभिकथन। ये क्या हुआ बेटा? कारण और अभिकथन, एस्ट्रेशन एंड रीज़न। तो बोलो समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल आएगा मेरे भाई, समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें? आपके दैनिक जीवन से, जो आप रेगुलर लाइफ़ में जो चीज़ें यूज़ में ले रहे हो, वही चीज़ें इसके अंदर आपको दी गई हैं। अगर आप लोगों के दैनिक जीवन में चीज़ों के अच्छे से आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, तो आप आराम से ईज़िली कारण और अभिकथन के सही जवाब दे दोगे, ठीक है? तो ये कारण और अभिकथन तो हुआ पूरा। बाकी की बात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।